के मामले में दुनिया में यह अवधारणा है कि 2-3% अगर कृषि विकास दर है तो वो पर्याप्त मानी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पता है बेटा बेटियों? पता है? 4 साल से लगातार 20+ है, 20% के ऊपर दुनिया में नंबर 1 मध्य प्रदेश। तो जो सरकार चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो, पुरस्कार मिलते हैं केवल मध्य प्रदेश को। 19 तारीख को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया कृषि कर्मण अवार्ड दिल्ली में देने के लिए। सड़कों का हमने जाल बिछाया, 24/7 पावर अपने पास है। अरे अब तो दूसरे प्रदेशों को बिजली की जरूरत पड़ती है तो मध्य प्रदेश से बिजली मांगते हैं कि हमें दे दो। ये हालत बिजली के मामले में हो गई। पानी के मामले में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता थी, बढ़ा के 36 लाख हेक्टेयर कर दी और आगे 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाऊंगा। 1-1 इंच जमीन में सिंचाई के पानी की व्यवस्था करेंगे। मैं कोई बहुत उपलब्धियां ये नहीं बता रही, लेकिन केवल खेती नहीं, अब खेती से हम इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं। हमने निवेश आमंत्रित किया मध्य प्रदेश में। मैं दुनिया के कई देशों में गया, मैं पूरे हिंदुस्तान में गया और मैंने कहा कंपनियों से कहा मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट करो, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास कई तरह की सुविधाएं हैं, उसके विस्तार से आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसी का परिणाम है कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां, आईटी कंपनी आज मध्य प्रदेश में इंदौर में अपने कैंपस बना रही है। तुम्हें बेंगलोर और हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आईटी कंपनीज नहीं, अलग अलग तरह की कई इंडस्ट्रीज आज मध्य प्रदेश में आ रही है। पिछले दिनों जापान का प्रतिनिधिमंडल आया था और उन्होंने तय किया कि जापान की एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप मध्य प्रदेश में बनाएंगे। पीथमपुर के पास जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी तैयार हो रही है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा निवेश मध्य प्रदेश में लाने के लिए। मैं निवेश लाना चाहता हूं इसलिए कि मेरे बच्चों को बेरोजगार दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। निवेश आएगा तो रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि केवल नौकरी मांगने वाले क्यों, मेरे बच्चों तुम नौकरी देने वाले बन जाओ। ये असंभव है क्या? नहीं। अरे असंभव है क्या? नहीं। तुम्हारे जैसे हर मास के पुतलों ने दुनिया के इतिहास रचे हैं। इसलिए मैं तुम्हारे अंतर की ताकत को जगाना चाहता हूं और इसलिए मैंने वेंचर कैपिटल फंड की बात आपसे की। लेकिन अगर वहां डर लगता है कि नहीं अब कहां चक्कर में पड़ेंगे, तो 2 योजनाएं और तुम्हें बताता हूं। एक तो मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना मैंने इसलिए बनाई कि मध्य प्रदेश में इतने विकास के काम हो रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम पुल पुलिया बना रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम मेट्रो ट्रेन ला रहे हैं। तुम्हें पता है अकेले शहरी विकास पे 4 साल में मध्य प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपया में खर्च करने वाला हूं। 75,000 करोड़ शहरी विकास, रूरल डेवलपमेंट का अलग खर्चा होगा, गांव-गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, नल जल के माध्यम से वो हम करने वाले हैं। इतने काम मध्य प्रदेश में, बांध बना रहे हैं, हम नहरें बना रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं? मुझे मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते, अच्छे बहुत कम मिलते हैं। यह बात अलग है कि बंसल ग्रुप जैसे कॉन्ट्रैक्टर भी है जिनको हबीबगंज में मॉडल टेंडर जिनके नाम खुला है। लेकिन मुझे तो बहुत कॉन्ट्रैक्टर चाहिए और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम में से कुछ बच्चे कॉन्ट्रैक्टर बनो। बनना चाहोगे? और उसके लिए हमने तय किया कि आपका 1 क्लास में तो आपका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। नंबर 2 आपको ट्रेनिंग देंगे, एकेडमिक भी देंगे और फील्ड की ट्रेनिंग भी देंगे। और नंबर 3 आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक देंगे। लेकिन बैंक देते नहीं थे, कहते थे पहले गारंटी तो दो, इनके माता पिता गारंटी में तब बात करेंगे। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि उनके माता पिता गारंटी ले सकें। तो मैंने फैसला किया, बैंक वालों से कहा कि तुम तो बच्चों को लोन दो, लोन वापस करने की गारंटी उनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा। युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना में ये मैंने किया। और दूसरी बनाई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तुम्हें अपना रोजगार खड़ा करना, अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री डालना। देखो जब अंबानी साहब भी मुंबई आए थे तो 500 रुपया जेब में रख के आए थे। जितने बड़े बड़ी इंडस्ट्री जो आज दुनिया में खड़ी दिखाई देती है, ये कोई अरबों खरबों रुपया से शुरू नहीं हुई, ये बहुत छोटी पूंजी से शुरू हुई है। मैंने इसलिए तय किया है कि छोटी मोटी इंडस्ट्री अगर लगाना है तो अभी मेरे बेटा बेटी को चिंता मत करना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत तुम्हें 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा, उसकी गारंटी भी मैं लूंगा और 7 साल तक 5% ब्याज भी मैं भरवाऊंगा, ताकि ब्याज का बोझ तुम्हारे ऊपर इतना न पड़ पाए कि तुम लोन चुका ही ना पाओ। एक बार जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सर्वाइव कर लो,
सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। पढ़ाई बेकार नहीं होती तो जिंदगी बेकार होती है। स्टेशन में हम जीते हैं, माता पिता के सपने टूट जाते हैं और कई बार चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती, आंखों में आंसू रहते हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री रहते रहते ऐसा मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूँ जहाँ बच्चों की आंखों में आंसू ना हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और खिलखिलाहट हो। उसके लिए मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं केवल आपसे ये चाहता हूँ कि ये काम हम सब मिलकर मेरे बच्चों कर सकते हैं। मैं तुम्हें आशा से भरा देखना चाहता हूँ, विश्वास से भरा देखना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि बेटियाँ बड़ी संख्या में 30% मुझे बताया कि बेटियाँ इस कॉलेज में है। मैं बेटों को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बेटियों को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन बेटा बेटी में से चुनना पड़े कि नंबर पहला कौन का है, तो मेरा दिल कहता है बेटियों का है। और ये इसलिए कि मैंने बेटियों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके माता पिता की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ मैंने बचपन से देखा, बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, लड्डू बांटे जाते थे, मायके वाले भी खुशियां बांटने आ जाते थे। लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो माता का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आई हो, आफत आ गई हो। मैं एक जगह गांव में एक सभा में भाषण दे रहा था, मैं एमएलए एमपी कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं था। मैंने कहा बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक अम्मा खड़ी हो गई, कह लगी भाषण तो बड़ा दे रहा है बेटा, लेकिन बेटी जब बड़ी होगी तो शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया बेटी को आने दो। सचमुच में मुझे लगा कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बेटियों को जो लोग बोझ समझते हैं उनके दिमाग में ये बात पैदा करनी पड़ेगी कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान हैं। और इसलिए मेरी बेटियों, मैंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना बनाई, वो योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना। मैंने अपने अफसर बुलाए और अफसरों से कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी पैदा हो तो लखपति बन जाए। तो वो मुस्कुरा दिए, कहा सर इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैंने कहा असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है, मैं मुख्यमंत्री है तो मैं बना। पहले मैंने सोचा कि नए मुख्यमंत्री है, जो से कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा पीछे और अंततः हमने तय कर लिया कि एक निश्चित धनराशि बेटी के जन्म लेने पर बेटी के नाम से माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका फायदा ये होगा, पढ़ाई से मैंने जो कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7500, 11वीं 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाए, बेटी लखपति हो जाए। आज मेरी बिटियों 21 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां पैदा हो चुकी हैं 2006 के बाद। 21 साल बेटियां पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो बेटा जाए चाहे बेटी जाए। सरकारी स्कूलों में 1ली से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें माता पिता को नहीं खरीदने देता, मामा मुख्यमंत्री है, मैं खरीद के भिजवाता हूँ। 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, बेटियां दूसरे गांव जाती थी तो माता पिता गांव में भेजते नहीं थे, कहाँ जाएगी पैदल, पढ़ाई छोड़ दे, 5वीं बहुत है, चिट्ठी लिखना और रामायण वाँचना जान ले। मैंने कहा बच्चों बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती, बोले पैदल कहाँ भेजें। तो मैंने फैसला कर लिया कि अगर गाँव में स्कूल नहीं है, दूसरे गाँव जाना पड़े तो मामा पैदल नहीं जाने देगा, साइकिल दे के कहेगा बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाना। तो साइकिल देने की योजना बनाई। अब भांजियों को साइकिल देना शुरू कर दिया। 2-1 साल बाद भांजे मुझसे रूठ गए, बोले मामा बेईमानी कर रहे हो, भांजियों को प्यार और भांजियों को दुत्कार ये नहीं चलेगा, हमें भी साइकिल दो। तो मैंने भांजियों को भी साइकिल देना शुरू कर दिया। एक नहीं अनेकों योजना, स्कॉलरशिप SC के बेटा बेटियों को, ST के बेटा बेटियों को, OBC के बेटा बेटियों को, अल्पसंख्यक बेटा बेटियों को, और इस साल सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप देने का मैंने फैसला कर लिया है। बेटियां गाँव में 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश वाले शादी की चिंता भी नहीं करते। मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा थोड़ी लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, निकाह योजना बना दी। फिर मुझे लगा कि सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं होगा जब तक सरकार चलाने के सूत्र बेटियों के हाथ में नहीं आएंगे। और इसलिए 50% रिजर्वेशन मैंने स्थानीय निकायों के चुनाव में कर दिया। मेयर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, पार्षद, सरपंच, आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व, आधी पे भाई लड़े। लेकिन बहनें आधी पे तो खड़ी हुई, जो भाइयों की आधी थी कहीं उस पर भी डट गई, तो वहाँ कोई प्रतिबंध तो था नहीं, तो 56% जीत के चली आई।
फिर मेरे दिमाग में आया कि आर्थिक सशक्तिकरण और करना पड़ेगा, इसलिए 50% रिजर्वेशन शिक्षक जैसी नौकरियों में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरियां छोड़ के बाकी सब नौकरियों में 33% रिजर्वेशन बेटियों को, पुलिस में भी 33% बेटियों की भर्ती करूंगा। बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के मध्य प्रदेश की बेटियों को एक नहीं, अगर मैं सुनाऊं तो आधी रात हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण, बेटे बेटी दोनों आगे बढ़े, ये मैं चाहता हूं और उनकी भलाई और विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मैं आप सबसे आज ये निवेदन करने आया हूं कि मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाऊं। आप भी चाहते हो कि नहीं? तो बनाने में योगदान दोगे? मेहनत से, ईमानदारी से जो काम हाथ में आ जाए उसको परिश्रम पूर्वक पूरा करो। सचमुच में तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं है। जैसा मैंने कहा, तुम अमृत के पुत्र हो, जिस रास्ते पे चल पड़ोगे, जिस तरफ चल पड़ोगे उधर नई राह बना दोगे। जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो कि नहीं? इसलिए निराशा को अपने पास मत फटकने देना, आशा और विश्वास से भर जाना और नए भारत के निर्माण का संकल्प